हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं हूं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो दोस्तों, आज हम उस बात का जिक्र करेंगे जो आपका मन का सवाल है। आज उस सवालों का जवाब देंगे जो आपकी मन में छुपा हुआ है और आप लोग हमको यूट्यूब का जरिए मुझसे पूछे हैं। तो ये चैनल आपका है। हम बार बार बोले हैं, ये कतई ये चैनल मेरा नहीं है। ये चैनल आप सबको सरोकार से ये चैनल चलेगी। आप जैसे जैसे डिमांड रखेंगे, सर ये वाला क्वेश्चन आंसर ये चैप्टर का ये MCQ करा दीजिए, वैसे ही ये चैनल आपका साथ चलेंगे। तो आज हम उस 10 अहम मेडिकल कोर्सों का जिक्र करने वाले हैं जिसमें आप अगर नीट में नाकामयाब रहे, आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, इसके बावजूद भी आपको लिए बहुत सुनहरी मौका है। जो 10 टॉप मेडिकल कोर्स करने पर आपको जीवन में बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, साथ में आप एक इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। तो इस कोरोना का मामले के चलते अभी हुआ सब हम लोग ने एक नए नॉर्मल के साथ हाजिर हुए हैं। एक नए वास्तव, एक नए हकीकत का साथ हम लोग हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको मेडिकल पर्सोनेल जो है ये समाज में सबसे ऊंचे स्थान पर है। तो उस 10 कोर्सों का बारे में जिक्र करने से पहले देखिए, इसमें हम बोले टॉप 10 मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेस आफ्टर 12। ये बात दिमाग में रखिएगा कि हम उस 10 मेडिकल कोर्स डिप्लोमा कोर्स का जिक्र करने वाले हैं जो आप क्लास 12 पास करने के बाद कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्स है। ये 12 के बाद आप बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं। उसका वीडियो हम बाद में दे देंगे आपको कि 12 क्लास के बाद आप इसका जो कोर्सेस है उसमें आप क्या डिग्री कोर्सेस कर सकते हैं, उसका भी वीडियो आएगा। इसका ये जो भी हम आज चर्चा करेंगे, इसका अलावा अगर आपको कुछ जानकारी लेना है, ज्यादा जानकारी लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे 20 वीडियो का लिंक हम डाल के रखे हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और वहां पर मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल है। आपको जो भी सवाल है, आपका जो भी पूछना है वह पूछिए डायरेक्ट, और उसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। हो सके तो आप डायरेक्ट फोन कीजिए, हम आपका सवालों का सही जवाब देंगे। तो देखिए, हम थोड़ा उल्टा तरफ से शुरू किए, ऊपर से 10 शुरू किए, नीचे ऑल नंबर पर हम आएंगे। इसलिए शुरू किए कि ये देखिए कि इसको कितना तादाद में आपको जॉब प्रोस्पेक्ट मिलने वाली है। जॉब प्रोस्पेक्ट में क्या है कि प्रोस्पेक्ट पर 1000 हॉस्पिटल, मतलब ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 1000 बेड हो, यानी पर 1000 पेशेंट, यानी 1000 बेडेड हॉस्पिटल में आपको कितनी बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट हो सकती है, इसका हम जिक्र किया है। इसका साथ और थोड़ी बात छुपी हुई है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जरूर सब्सक्रिप्शन करके रखिएगा इस चैनल को, कि हर एक मेरा नया वीडियो आते ही यूट्यूब आपका मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन भेज देगी। तो इसमें सीरियल नंबर हम उल्टा तरफ से शुरू कर रहे हैं। कोर्स का नाम है, उसके बाद है प्रोवाइडर, यानी ये कोर्स कौन कराते हैं। ये कोर्स, इसमें कहीं हम लाइन नहीं मार्क किए कि सभी कोर्स कहां से हो सकते हैं, बता देते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कहां आपको नौकरी मिलने वाली है, जॉब किस तरह का जॉब आपको मिलने वाली है, और 1000 बेडेड मतलब 1000 पेशेंट पर कितना इसका जरूरत है। तो देखिए, जो आपको जो कोर्स प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइडर है कोर्स प्रोवाइडर। कोर्स प्रोवाइडर कौन है? स्टेट मेडिकल काउंसिल है, कहीं स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल है, कहीं कोई स्टेट में स्टेट एलाइड मेडिकल काउंसिल है, कहीं स्टेट हेल्थ काउंसिल है, कहीं टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल है। ये हर एक स्टेट का अलग अलग तरीका से ये डिग्री प्रदान करती है। और साथ में यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी, जबकि यूनिवर्सिटी डिप्लोमा नहीं देता है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि रिकॉग्नाइज, उसका जो अपना रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है
उसके जरिए ये डिग्री आपको प्राप्त कराते हैं। इसके साथ है एनएसडीसी यानी कुशल भारत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके साथ है डैश दिए है, डैश देके लिखे एसडीसी यानी जो भी स्टेट है, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, अगर बिहार है तो बिहार स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। इसी तरह से हर एक स्टेट का अलग अलग है। इसका अलावा है जो एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, और बीएसएसआई ये गवर्नमेंट प्रोमोटेड बॉडीज है, ये बीएसएसआई भारत सेवक समाज। तो ये सारे 10 कोर्स ये यहाँ से आपको प्राप्त हो सकती है, कोई भी ये सभी डिग्री का मान्यता है बाजार में। तो देखिए पहले हम जिक्र किए हैं डायबिटीज केयर टेक्नोलॉजी, ये सब हम टेक लिखे हैं इसलिए यहाँ जगह नहीं बनी है। तो डायबिटीज केयर टेक्नोलॉजी, डायबिटीज आप सब जानते हैं कि शुगर को जो बीमारी होती है, तो आप सोचिएगा कि इसका क्या अहम बात है। इसका अहम बात है कि हु जैसे बता रहे हैं, हु बता रहे हैं कि 2030 तक पूरा वर्ल्ड का 50% डायबिटिक केस इंडिया में होगी, जबकि इंडिया उसका बाकायदा राजधानी बन जाएगी शुगर पेशेंट का। तो डायबिटीज का टेक्नोलॉजी में क्या है, डायबिटीज का जांच है, साथ में न्यूट्रिशन यानी जो डायबिटिक पेशेंट है वो क्या खाना खाएंगे, इसका बाकायदा न्यूट्रिशनिस्ट अलग पोस्ट है। डायबिटिक केयर टेक्नोलॉजी खास करके उस बात को सिखाते हैं कि डायबिटीज केयर से संबंधित क्या क्या न्यूट्रिशन, उसका मतलब खाना क्या चाहिए, और साथ में डायबिटीज जो है उसको बोलते हैं साइलेंट किलर, यानी अंदर पेशेंट को खा जाते हैं। डायबिटीज जो पहले खाते हैं वो है किडनी को, गुर्दा को खत्म कर देता है, उसके बाद हार्ट है, आंख है, और है डायबिटिक फुट, पैर में डायबिटीज रोगी पैर में उसका डायबिटीज फुट हो जाता है, तो फुट का भी केयर के लिए अलग अभी टेक्नोलॉजी आ गया। तो समूचा जो डायबिटीज से संबंधित है उसका है डायबिटीज केयर टेक्नोलॉजी। ये आपको जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी नौकरी कहाँ मिलने वाली है, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में है, और साथ में आईपी मतलब है इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, यानी आप बाकायदा अपने खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका जो जॉब है उनको बोलते हैं डायबिटीज केयर टेक्नीशियन। देखिए आप लिखे प्रोस्पेक्ट लिखे हैं 1000 पेशेंट में 1 से 2, ये लेकिन बस 2030 आते आते ये 2030 तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए अभी बाकायदा डायबिटीज के लिए अलग हॉस्पिटल बन रही है, अलग हॉस्पिटल सिर्फ डायबिटीज का इलाज हो गए। तो वो डायबिटीज हॉस्पिटल में देखिएगा तो वहां पर देखिएगा कि डायबिटीज केयर टेक्नीशियन तो 60, 70, 100 है। तब अब यहाँ 1 to 2 कैसे लिखे हैं सर? तो इसका ये है कि हर एक हॉस्पिटल में तो इनका तो पोस्टिंग है नहीं। सो जहां पोस्टिंग भी है तो मेनली डायबिटीज हॉस्पिटल में है, और ऐसे कुछ हॉस्पिटल में इन लोगों को पोस्टिंग है। इसलिए ऑन एन एवरेज ये 1 से 2 हर एक 1000 पेशेंट के लिए जरूरी है। 9 नंबर में है कैथ लैब टेक्नीशियन। कैथ लैब टेक्नीशियन है जहां की हार्ट का सर्जरी होती है, इंटरवेंशन सर्जरी बोलते हैं। खास करके हार्ट में जो स्टेंट लगाते हैं, हार्ट का जो वाल्व चेंज होते हैं, वो ओटी मतलब वो ऑपरेशन थिएटर का अंदर वो जो कार्डियक सर्जन होते हैं, कार्डियक सर्जन को ये आदमी जो कार्डियक केयर टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। और ये जॉब एकदम हॉस्पिटल छोड़ के कहीं नहीं होती है। तो इसको भी देखिए प्रोस्पेक्ट है 1 to 2, यानी हर एक हॉस्पिटल में तो अभी हार्ट ऑपरेशन नहीं होती है, कुछ ही हॉस्पिटल में होती है। इसलिए ऑन एन एवरेज ये 1 से 2 पर 1000 पेशेंट में इनका नौकरी मिलने का संभावना है। फिर है 8 नंबर में डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस क्या है कि जो पेशेंट का खास करके गुर्दे का बीमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक रेनल फेलियर, यानी किडनी जब फेल कर जाते हैं और खास करके उस ब्लड को डिस्टिल करने का दरकार पड़ते हैं, तो उनका ब्लड जो डिस्टिल जिस मशीन का द्वारा होता है उसको बोलते हैं डायलिसिस प्रोसेस। ये डायलिसिस टेक्नीशियन जो होते हैं, तो डायलिसिस टेक्नीशियन उसमें असिस्ट करते हैं। डायलिसिस टेक्नोलॉजी
इनको बोलते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन। ये इनका भी जॉब प्राइवेट में नहीं होती है, ये मेनली हॉस्पिटल में होती है और पर 1000 पेशेंट में ये 3 to 4, यानी इसमें और एक रिलेशन है। देखिए जितना डायबिटीज बढ़ेगा डायलिसिस का पेशेंट भी बढ़ेगा, यानी ये जिस दिन 20 से 30 हो जाएगा ये 30 से 40 हो जाएगा। तो ये आने वाले नियर फ्यूचर में इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। 7 नंबर में है ऑप्टोमेट्री यानी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ऑप्टोमेट्री यानी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी है आई संबंधित, आंख संबंधित। तो आई सर्जन जो है, आई सर्जन अभी का हालत ये हुआ कि इस टेक्नोलॉजी जो पढ़ते हैं वो लोग ना सिर्फ चश्मा का पावर दे सकते हैं बल्कि छोटा मोटा आई का जो प्रोसेसिंग होता है बिफोर ऑपरेशन, सर्जन जब ऑपरेशन करेंगे उसके पहले ये समूचा काम ये जो ऑप्टोमेट्री पढ़ के आते हैं वो लोग करते हैं। खास करके अभी आई हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल में आई ऑपरेशन नहीं होती है, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा हो जाता है, कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, उसका छोड़ के अभी कुछ हॉस्पिटल हो गया, खास करके आई हॉस्पिटल। इस आई हॉस्पिटल में देखिएगा तो इनको बहुत बड़ी तादाद में इनका रिक्रूटमेंट होती है। तो ऑन एन एवरेज इन लोगों को 3 से 4 दरकार पड़ते हैं। तो इनका नौकरी होने का संभावना है हॉस्पिटल्स में ऑप्टिक शॉप, यानी जहां चश्मे का दुकान है, चश्मे का दुकान। यहाँ देखिएगा कि अभी बाकायदा ऑप्टोमेट्रिस्ट पोस्टिंग रहते हैं, वो लोग फिर पावर भी देख लेते हैं। और फिर आईपी यानी इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, यानी आप खुद एक चेंबर खोल सकते हैं, खोल के आप सिर्फ पेशेंट का पावर बखूबी देख सकते हैं, पावर चेक कर सकते हैं चश्मे का। तो ये इसका भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी का। 6 नंबर में है फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। फिजियोथेरेपी में जो है इनको बोलते हैं फिजियोथेरापिस्ट का जॉब मिलते हैं। आप लोग जानते हैं फिजियोथेरेपी मेनली संबंधित होते हैं मैसेज से। आप देखिएगा जब कोई पेशेंट मैदान में उनको चोट लग जाते हैं तुरंत दौड़ के फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं, तो वो थोड़ा हायर लेवल का है। तो लोअर लेवल में क्या होता है कि जो पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, खास करके जो ज्यादा दिन तक बिस्तर में, हड्डियों का खास करके, जैसे किसी का टंग टूट गया तो ये तो 3 से 6 महीने का किस्सा बन गया, हाथ टूट गया तो कम से कम 1 महीने का किस्सा बन गया। फिर कोई पेशेंट का ऑपरेशन हुआ हार्ट, तो वो 1 महीना बिस्तर में लेट रहे, तो उनके बाद डॉक्टर का एडवाइस रहता है कि उसको फिर मूवमेंट कराने के लिए एक फिजियोथेरापिस्ट का वहां रिक्रूटमेंट होना जरूरी है। तो उस समय डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि फिजियो बोलते हैं कि आप घर जाइए, और क्या कि उतना दिन पेशेंट भर्ती नहीं रहता है, तो आप घर जाइए और फिजियोथेरापिस्ट किसी को कॉल कर लीजिए, वो जाके आपको 1 महीना 2 महीना आपको बाकायदा एक्सरसाइज सिखाएंगे। तो इसको तो ये तो अभी होलिस्टिक जो लाइफस्टाइल है यानी योगा आप जिसको बोलते हैं, ये अभी पूरे वर्ल्ड भर में अडॉप्ट कर रहा है। तो फिजियोथेरापिस्ट का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। इनको नौकरी होने का संभावना जो है हॉस्पिटल में, यहाँ सिर्फ हम हॉस्पिटल का ही जिक्र किए हैं कि 3 से 5 आदमी लगते हैं 1000 बेड का हॉस्पिटल में, जबकि इन लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो एज इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, ये जो हम आईपी लिखे हैं एज इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, इन लोगों को ज्यादा डिमांड है। काहे कि घर में जाते हैं तो एक फिजियोथेरेपिस्ट मतलब छोटे शहर में कम से कम 300 से 500 रुपया पर हाफ एन आवर से 45 मिनट का चार्ज लेते हैं। और अगर बड़े शहर है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसा, तो वहां तो आपको 500 से 1000 रुपया का चार्ज होती है। तो इसमें इन लोगों को अच्छा खासा अर्निंग है। और 5 नंबर में है क्रिटिकल केयर यानी मेडिकल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल केयर क्या है कि खास करके जो कि इल पेशेंट है, जो खास करके जिनको जो वेंटिलेटर में, मानी कि कोरोना का पेशेंट जो खास करके वेंटिलेटर में है, तो वेंटिलेटर के रूम अलग होती है, तो वो होते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट, यानी बहुत उनका हालत खराब होते हैं। खास करके कुछ होते हैं जो एक्सीडेंट केस जब हॉस्पिटल में आते हैं, तो ये सब में ये क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का बहुत दरकार है, जो कि बड़े तादाद में इनको रिक्रूटमेंट होता है, 10 से 15,000 पेशेंट। और खास करके हॉस्पिटल छोड़ के इनका स्पेशल जो नौकरी मिलते हैं नर्सिंग होम्स में।
जो आपका मोहल्ला का जो छोटे छोटे नर्सिंग होम है, वहाँ ज्यादातर जो डॉक्टर जो जिस समय नहीं रहते हैं, ये जो मेडिकल असिस्टेंट जो कि क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी पढ़ के आए हैं, में काम कर रहे हैं एज ए मेडिकल असिस्टेंट, वो मेडिकल असिस्टेंट ही पूरा हॉस्पिटल को देखभाल करते हैं। चाहे पेशेंट को प्राइमरी देखभाल जब तक ना डॉक्टर साहब आते हैं तो तब तक यही लोग संभालते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी आपका जॉब मिलने का उम्मीद काफी अच्छा है। फिर 4 नंबर में फार्मेसी। फार्मेसी से आप सबको वाकिफ है कि इसको कॉमनली बोलते हैं डी फार्मा, यानी डिप्लोमा इन फार्माकोलॉजी। एंड जॉब जो है फार्मासिस्ट का, इनको जॉब कहाँ है? हॉस्पिटल में दवाई बांटने का। सबसे जो अहम जॉब है मेडिकल शॉप, यानी मेडिसिन शॉप। जितना भी आप आपका मेडिसिन शॉप देखते हैं, उसका जो नियम है, मेडिसिन शॉप में एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस से ही कोई मेडिकल शॉप खोल सकता है। तो अभी तक का जो ये है इंडिया का हालत है, तो क्या करते हैं, फार्मासिस्ट बाकायदा नौकरी करते हैं और उनका सर्टिफिकेट से कोई दूसरा आदमी जिसका पास पूंजी है वो मेडिसिन शॉप खोल लेते हैं। तो उसके लिए उनको तो कुछ पैसा मिलता है। तो आने वाले दिनों में जो इंडिया गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होने जा रही है कि हर एक मेडिसिन शॉप में फार्मासिस्ट होना जरूरी है। और जैसे कि फॉरेन में, ये तो इंडिया में भी इस कल्चर आ जाएगा। फॉरेन में डॉक्टर जब आपको कोई मरीज को जब इलाज करते हैं, मरीज को वो तो देख लेते हैं, देख के बता देते हैं किस तरह का इनको ड्रग चाहिए, अब कौन सा ड्रग लगेगा, कौन सा दवाइयां उनको लगेगा, वो लेकिन फार्मासिस्ट तय करते हैं। वो डॉक्टर नहीं लिखते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, जैसे हमारे जो इंडिया में लिख देते हैं। तो ये फार्मासिस्ट बहुत अहम है। और फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि दूर दराज जो गांव में, अगर शहर से जुड़ा हुआ जो गांव में, ज्यादातर फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करते हैं एज ए इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, यानी कोई भी फार्मासिस्ट का कोई भी पेशेंट को दवाई देने का अधिकार बनता है। इसलिए उसको पास ये बाकायदा ये बाय डिफॉल्ट लाइसेंस होती है कि कोई भी वो दूर दराज गांव में जाके कोई भी पेशेंट को वो छोटे मोटे बीमारी के लिए दवाई दे सकते हैं। इन लोग ज्यादातर आदमी ये इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर का काम करते हैं। इनको ऑन एन एवरेज जो है कि पर 1000 पेशेंट में 12 से 18 फार्मासिस्ट का दरकार है। नेक्स्ट 3 नंबर में जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर में क्या होती है, जब कोई सर्जन जब ऑपरेशन में जाते हैं तो उसके पहले बाकायदा जितना भी कैंची, सीजर्स वगैरह दरकार है, सीजर्स, नाइफ, तो वो सबका स्टेरिलाइजेशन इन लोगों को ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, जितने सारे मॉनिटर्स है, यानी मानिए कि एक पेशेंट का हार्ट ऑपरेशन हो रहा, एक पेशेंट का लंग ऑपरेशन हो रहा, तो उसको उस समय तो आर्टिफिशियल उनको रेस्पिरेशन दिया जाता है, आर्टिफिशियली उसको रेस्पिरेशन दिया जाता है। तो उस दौरान बहुत सारे मशीनों का, देखिएगा ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे मशीन होती है, तो वो सारे मशीन का देखभाल करना और मॉनिटर में उस सब का पेशेंट का ऊपर ख्याल रखना। जो सिनेमा में आप लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे दागी चलता है, तो वो सब एवरीथिंग मॉनिटर करना, ये ऑपरेशन टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या परफ्यूजन टेक्नीशियन, ये इन लोगों को दरकार है। इसका साथ इन लोगों को और एक जॉब मिलती है, वो जॉब है मेडिकल ड्रेसर। अभी क्या हुआ, एक पेशेंट ऑपरेशन हो गया, होने के बाद वो 5 दिन 7 दिन में छुट्टी होके घर चले गए, लेकिन उतना दिन तो हॉस्पिटल में रहना संभव नहीं है, ना ही हॉस्पिटल वाले को रखना संभव है, क्या कि इंडिया जैसे देश में तो हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिलती है, तो इसीलिए डॉक्टर उनको छुट्टी कर देते हैं। अभी क्या हुआ, जो पेशेंट घर में जाने के बाद इनको कम से कम 1 महीना, अगर पेशेंट का बेड सोर हो गया तो 6 महीना 1 साल तक उनको रेगुलर 1 दिन अंतर 2 दिन अंतर उन लोगों को ड्रेसिंग करने पड़ता है। उस ऑपरेशन, उस वुंड को, उस खत को ड्रेसिंग करने पड़ता है। तो ये जो ऑपरेशन थिएटर में जो रहते हैं, डॉक्टर उन्हीं को बोल देते हैं कि आप पेशेंट को घर में जाकर ड्रेसिंग कीजिए, और ड्रेसिंग करने के लिए पेशेंट से
उन्होंने एज ए इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर जो आईपी लिखे हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर कुछ पैसा चार्ज करते हैं, वो भी बहुत अच्छी रकम है कि छोटे शहर में 300 से 500 पार्ट ड्रेसिंग और बड़े शहर में 500 से 1000 रुपया पार्ट ड्रेसिंग में चार्ज होती है। इसलिए इसमें भी आपको बहुत अच्छा आपका रोजगार का दिशा दिखा सकता है। साथ ही में इनको बड़ी तादाद में हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट होती है, 15 से 20। इसके बाद है और छोटे छोटे दूर दराज गांव में क्या होती है, ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो टेक्नीशियन होते हैं, ये छोटे मोटे हड्डी टूट, जैसे पैर से गिर गया, थोड़ा हाथ मोच लग गया कि थोड़ा सा हड्डी क्रैक हो गया, तो इन सब ये लोग प्लास्टर भी कर देते हैं और इसके लिए भी अच्छा खासा चार्ज होती है। 2 नंबर में हम रखे हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और जिसको बोलते हैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका बारे में आपको सबको वाकिफ है कि एक्सरे टेक्नीशियन, आप लोग वाकिफ है कि एक्सरे टेक्नीशियन की एक्सरे करते हैं। अब कोई भी बीमारी के लिए तो एक्सरे कॉमन चीज है। फिर स्कैन आप लोग सुनते हैं, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, सब यही पढ़ के ही आते हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजी। और एमआरआई टेक्नीशियन, यानी एमआरआई एक तरह का मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है, एमआरआई टेक्नोलॉजी है। और साथ में कहीं कहीं इन लोगों को बोला जाता है रेडियोग्राफर, लाइक एज फोटोग्राफर, रेडियोग्राफर। तो इनको देखिए कहाँ नौकरी होने का संभावना है, हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, और एसी यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी मेरा जैसे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, उन लोग क्या करते हैं, पहले से झुंड बना के आते हैं 2-4 बच्चों ने, तो एक साथ वो लोग पढ़ते हैं और जाके सब कोई एक साथ शेयर में एक डायग्नोस्टिक सेंटर यानी एक एक्सरे मशीन बैठा के शुरू कर देते हैं। बाद में उन लोग सीटी स्कैन एमआरआई भी खरीद लेते हैं। तो इनको भी देखिए 20 से 25 पर 1000 पेशेंट में इन लोगों को बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट होती है। और जो कि सबसे और नंबर पर है वो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इन लोगों को नौकरी का स्कोप देखिए कहाँ है, यानी हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, एसी यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना ही खुद का बना लिए, सैंपल कलेक्टर यानी दूर दराज गांव से दूर कोई पेशेंट नहीं डायग्नोस्टिक सेंटर तक आ सकता, हॉस्पिटल तक आ सकती है, तो उनको सैंपल बाकायदा ले आना। और ब्लड बैंक में इतने सारे ओपनिंग्स उनके लिए खुली होती है। उनको जो इंडस्ट्री में उनको जाना जाता है पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन और फ्लेबोटोमिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नीशियन और ब्लड बैंक टेक्नीशियन। फ्लेबोटोमिस्ट क्या है, इनका पहले भी हम बोले इसका पहले कि फ्लेबोटोमिस्ट जो कि खून ड्रॉ करते हैं, वेन से जो ब्लड लेते हैं, उनको बोलते हैं फ्लेबोटोमिस्ट। ज्यादातर हॉस्पिटल में आज का दिन ये पैथोलॉजी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन छोड़ के भी फ्लेबोटोमिस्ट पोस्ट के लिए अलग से रिक्रूटमेंट होती है फॉर पैथोलॉजिकल लैब, यानी पैथोलॉजिकल जो भी लैब है वो लेबोरेटरी के लिए प्लस ब्लड बैंक के लिए, दोनों जगह के लिए अलग से रिक्रूटमेंट होती है। और इनका जो सबसे ज्यादा है जॉब स्कोप 50 से 60 प्रति 1000 पेशेंट में, प्रति 1000 पेशेंट में 50 से 60 आदमी का जॉब मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पर 1000 पेशेंट है ये किस तरह से बढ़ते गया। तो इसमें चुनना तो आपको है, आपको तय करना है कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है। मेरा यूट्यूब चैनल है एमएलटी यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको पास। और आपको क्या जानकारी चाहिए, आपको क्या अहम बात आपको मन में लगता है, तो हमको बाकायदा फोन कीजिए, हम सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, चाहे आपको लिए अलग से वीडियो बना देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ 20 वीडियो है, साथ में मेरा फोन नंबर भी है। तो चलते हैं आगे वीडियो में, हम लोग फिर मिलते हैं। सो थैंक यू।